हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग करने जा रहे हैं आदिकाल का पीवाईक्यू क्वेश्चंस। तो हम लोगों ने आदिकाल पूरा पढ़ लिया है। आदिकाल के समय सीमा क्या रही, आदिकाल को कौन से कवि ने किन किन नामों से पुकारा, उसकी विशेषताएं क्या रही, आदिकाल के कौन कौन से कवि हुए और उसकी रचनाएं कौन कौन सी रही। अब हम लोग उससे बनने वाले क्वेश्चंस देखेंगे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी का प्रथम कवि सरहप्पा को मानने वाले इतिहासकार कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये क्लास स्पेशल आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए है, लेकिन जहाँ कहीं भी हिंदी साहित्य का इतिहास आता हो उन सबके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। यदि तक अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, हमारा ऑप्शन जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल संस्कृत्यायन या शिव सिंह सेंगर। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं, जो क्लास को देखे होंगे उन्हें मालूम होगा। इसका आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा राहुल संस्कृत्यायन। अब हम लोग इसका विश्लेषण देखेंगे कि राहुल संस्कृत्यायन ने 759 ईस्वी में सरहप्पा, जो एक सिद्ध कवि था, उनको हिंदी का पहला कवि माना है, जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है राजा मुंज या राजा भोज को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की बात करें तो उन्होंने हिंदी का पहला कवि जो है वो स्वयंभू को स्वीकारा है। उन्होंने हिंदी का पहला कवि जो है वो स्वयंभू को स्वीकार किया है। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। श्रवकाचार्य रचना का काल क्या माना जाता है? श्रवकाचार्य रचना जो है उसका काल क्या माना जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा वो होगा 933 ईस्वी श्रवकाचार्य रचना का रचना काल माना जाता है। अब हम इसका विश्लेषण देख लेंगे। इसके रचनाकार श्रवकाचार्य रचना के रचनाकार जो है फ्रेंड्स देवसेन है, जो एक जैन कवि हैं। जो कौन है? एक जैन कवि हैं, क्योंकि आदिकाल में जैन साहित्य भी लिखा गया था, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य सब लिखे गए थे। इसे हिंदी का प्रथम गद्य पद बद्ध रचना माना जाता है। इसे पहला गद्य और गद्य पद मिश्रित रचना जो है वो माना जाता है। इसमें कुल 250 दोहों में श्रावक धर्म का वर्णन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कबीर की अपेक्षा खुसरो का ध्यान बोलचाल की भाषा पर अधिक था, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब हम लोग इसका विश्लेषण देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका रचना 1929 ईस्वी में हुआ था, में अमीर खुसरो की भाषा की प्रशंसा करते हुए यह कहा कि खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। यानी शुक्ल जी ने अमीर खुसरो को हिंदी का प्रथम कवि माना। वैसे तो उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना, उन्होंने इसके पहले हमने एक क्वेश्चन देखा था ना, हिंदी का पहला कवि जो है वो स्वीकार करते हैं रामचंद्र शुक्ल, किसको? राजा भोज या राजा मुंज को। लेकिन इस लाइन में अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में वो कहते हैं कि हिंदी का पहला कवि जो है अमीर खुसरो को माना जाता है। दूसरी क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल बेल किस प्रकार की कृति है? क्या चंपू काव्य है, क्या खंड काव्य है, महाकाव्य है या मुक्तक काव्य है? तो फ्रेंड्स, चंपू काव्य का मतलब है गद्य और पद मिश्रित काव्य जो होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। तो राउल बेल जो है फ्रेंड्स एक चंपू काव्य है। इसे शिलांकित कृति भी कहा जाता है, क्योंकि इसे कहा शिला पर लिखा गया है। आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। ये जो है चंपू काव्य यानी गद्य पद मिश्रित है। इसकी रचनाकार जो है, इसके कवि जो हैं वो रोडा कवि हैं। इसकी रचना कब हुई थी? 10वीं शताब्दी में हुई थी। यह एक शिलांकित कृति यानी पत्थरों पर खुदी हुई है, जो धार एमपी में मिली है। वो पत्थर कहाँ मिला? उसकी धार मिली है फ्रेंड्स एमपी, मध्य प्रदेश में। इसमें हिंदी साहित्य में नखशिख वर्णन की परंपरा की शुरुआत मिलती है। तो अब ऑप्शन एक क्वेश्चन और बन गया कि नखशिख वर्णन
परंपरा की शुरुआत जो है कौन सी रचना से मिलती है? तो रोड़ा कवि द्वारा लिखित चंपू काव्य से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अपभ्रंश का वाल्मीकि किस आदिकालीन कवि को कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि जो, तो फ्रेंड्स इसका आंसर जो होगा वो होगा स्वयंभू को। स्वयंभू को हिंदी अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। देखते हैं इनका विश्लेषण। तो फिर स्वयंभू ने पाउमचरियो यानी राम कथा की रचना की, इसी कारण से इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहते हैं। पुष्यदंत ने अपभ्रंश में का वेद व्यास कहा जाता है पुष्यदंत को, क्योंकि उन्होंने अभिमान मेरु का रचना किए थे। अभिमान मेरु यानी उसमें महाभारत की कथा का वर्णन है, वहीं इसीलिए उन्हें क्या कहा जाता है? वेद व्यास कहा जाता है। और स्वयंभू को फ्रेंड्स उन्होंने पाउमचरियो में राम कथा लिखी है, इसलिए इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोला मारूरा दुहा में ढोला की आयु विवाह के समय कितनी थी? तो ढोल मारूरा दोहा में ढोला जो थी उसकी नायिका, उसकी आयु शादी के समय उसकी कितनी थी? तो फ्रेंड्स ढोला की आयु जो थी मात्र 3 साल थी, मात्र 3 साल। आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। विवाह के समय नायक ढोला की आयु जो थी 3 साल थी। सॉरी, नायक था फ्रेंड्स, ढोला नायिका नहीं थी, सॉरी। नायिका जो थी मारवनी की आयु जो थी 1.5 साल थी। नायिका जो थी मारवनी थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ढोल मारूरा दुहा के नायिका का नाम क्या है? तो वो है मारवनी, और नायक का नाम क्या है? तो ढोला। यह मूलतः 11वीं शताब्दी में राजस्थान की प्रसिद्ध लोक भाषा में प्रेमाख्यान काव्य है, जिसके मूल कवि जो थे वो थे कलोल। कलोल कवि इसके कवि का नाम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसल देव रासो के प्रधान रस कौन सा है? तो फ्रेंड्स रासो काव्य कहने से आप समझ लेंगे कि इसका रस जो है वीर है, लेकिन वहीं पे हम 1 नंबर या 2 नंबर खो के आ जाएंगे, क्योंकि बीसल देव रासो का जो रस है फ्रेंड्स वो श्रृंगार रस है। आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं क्यों है। तो क्योंकि इसके रचनाकार जो है बीसल देव रासो के नरपति नाल है। रासो नाम होने के बावजूद यह क्या है? वीर रस का काव्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विप्रलंभ वियोग श्रृंगार की रचना हुई है। यहाँ पे विप्रलंभ वियोग श्रृंगार की रचना है। इसमें अजमेर के राजा बिसल देव और मालवा की राजकन्या राजमती के विवाह वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन किया गया है। तो बिसल देव रासो में कौन सी रस की प्रधानता है? तो वो है श्रृंगार रस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीधों की संख्या कितनी मानी गई है? तो फ्रेंड्स सीधों की संख्या जो है 84 यानी 84 मानी गई है। सिद्ध साहित्य में कवियों की संख्या जो है 84 मानी गई है, जिसमें प्रथम जो थे वो कौन थे? सरहप्पा थे। और नाथों की संख्या कितनी मानी गई है? 9 नाथ। और संख्या अलवार संतों की संख्या जो है फ्रेंड्स 12 मानी गई है। नाथों की संख्या 9 मानी गई है और सिद्धों की संख्या जो है 84 मानी गई है। ये कभी कभी तो हमें मिलान करने के लिए दे देता है, कभी तो ये हमें असत्य कथन कह के दे देता है, और कभी तो क्वेश्चन देता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिंगल भाषा का निर्माण किन 2 भाषाओं के मेल से हुआ है? डिंगल भाषा का निर्माण किन 2 भाषाओं के मेल से हुआ है? तो फ्रेंड्स अपभ्रंश प्लस राजस्थानी हमारा आंसर होगा। चलिए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। अपभ्रंश और राजस्थानी का मेल से डिंगल यानी कर्कश वीर रस अनुकूल बनती है, जबकि अपभ्रंश प्लस ब्रज के मेल से पिंगल यानी कोमल कांत श्रृंगार रस अनुकूल बनती है। तो डिंगल भाषा जो है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी मिश्रित है, जबकि पिंगल भाषा जो है अपभ्रंश प्लस ब्रज मिश्रित है। तो फ्रेंड्स अभी तक यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि और भी बच्चे इसे देख सकें, और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। यदि इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में
यस जरूर लिखिएगा, तब हम आपको पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। भला भला हुआ जो मारिया बहिनी महार कांतो, यह पंक्ति किसकी है? भला हुआ जो मारिया बहिनी महार कांतो। फ्रेंड्स, यह पंक्ति जो है आचार्य हेमचंद्र की है। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। यह पंक्ति हेमचंद्र के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन में संकलित अपभ्रंश का दोहा का है। अपभ्रंश का दोहा का है। इसका अर्थ है, हे सखी, अच्छा हुआ मेरा पति युद्ध में मारा गया। यदि वह भाग कर घर आता तो मैं सखियों के सामने लज्जित हो जाती। मुझे पति के मरने का दुख उतना नहीं है जितना दुख मुझे यदि मेरा पति पीठ दिखाकर वापिस घर आ जाता तो होता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के लक्षण निरूपण के लिए कितने ग्रंथों को आधार माना है? तो फ्रेंड्स, आदिकाल के लक्षण निरूपण के लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मात्र 12 ग्रंथों को आधार ग्रंथ माना है, जिसमें कई सारे अप्रमाणिक भी है। इसका डिटेल्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों को आधार बनाया, जिसमें 4 अपभ्रंश की और 8 जो है देश भाषा की। ये भी आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आप जिसे रामचंद्र शुक्ल ने आधार बनाकर आदिकाल का नाम लिखा, उसमें से कितने ग्रंथ अपभ्रंश के हैं और कितने ग्रंथ जो है वो देश भाषा के हैं? तो 4 अपभ्रंश के और 8 जो है देश भाषा के हैं। इसके प्रमुख जो ग्रंथ कौन कौन सा था उसे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, 12 जो ग्रंथ थे वो थे विजयपाल रासो, हमीर रासो, कृतिलता, कृति पताका, कुमार रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, खुसरो की पहेलियां और विद्यापति पदलावली। यही टोटल हमारा 12 ग्रंथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन है? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता जो है वो कौन है? फ्रेंड्स, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता जो है मधुकर कवि हैं। आइए हम इसका विश्लेषण देखते हैं। इसका विश्लेषण है, जय मयंक जस चंद्रिका 1126 ईस्वी में रचित मधुकर कवि द्वारा लिखी गई है। मधुकर कवि द्वारा रचित रचना है, कब की? 1126 ईस्वी की। जय मयंक जय चंद्र प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार हैं। जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता जो है फ्रेंड्स मधुकर कवि है, जबकि जय चंद्र प्रकाश के रचयिता जो है भट्ट केदार है। ये दोनों ही ग्रंथ वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, केवल इसका उल्लेख मिलता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो है वो कौन है? तो पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वाले विद्वान जो है वो हैं डॉक्टर बुलर, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को क्या अप्रामाणिक माना है। डॉक्टर बुलर ने 1875 ईस्वी में पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के आधार पर पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणित घोषित कर दिया है। शुक्ल जी और कविराज श्यामल दास भी इसे अप्रमाणिक मानते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन से कवि ने पृथ्वीराज रासो को कौन से कवि ने अप्रमाणिक माना है? तो डॉक्टर बुलर मानते हैं, शुक्ल जी भी मानते हैं और कविराज श्यामल दास भी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुबलय माला कथा के रचनाकार कौन है? कुबलय माला कथा के रचनाकार जो है उद्धोतन सूरी है, ऑप्शन नंबर ए। आइए इसका विश्लेषण देखते हैं। तो फ्रेंड्स, कुबलय माला रचना के रचनाकार उद्धोतन सूरी है। इसकी रचना कब हुई थी? तो वो हुई थी 778 ईस्वी के आसपास। इस ग्रंथ में तत्कालीन समाज और भाषा के विभिन्न रूपों का परिचय मिलता है।
ये क्वेश्चन आरपीएससी में कितनी बार दोहराया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा या संध्या भाषा नाम किसने दिया था। तो सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा नाम देने का काम मुनि दत्त अद्वैय ब्रज ने किया था। मुनि दत्त तथा अद्वैय ब्रज ने सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा कहा था। आइए अब इसका विश्लेषण देखते हैं। सिद्धों की अंतर्मुखी साधना के कारण उनकी भाषा जो थी प्रतीकात्मक थी, जिसे संध्या भाषा या संध्या भाषा कहा जाता है। संध्या भाषा का मतलब होता है अंधकार से प्रकाश की ओर, प्रकाश और अंधकार का मिश्रण, अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं फ्रेंड्स, अंधकार और प्रकाश का मिश्रण। संध्या का समय यानी दिन खत्म हो रहा होता है और रात्रि का आगमन हो रहा होता है, उस समय को हम लोग संध्या कहते हैं, इसीलिए इसे संध्या भाषा कहा गया है, यानी अंधकार और प्रकाश के बीच का जो भाषा है। हरप्रसाद साधी ने सिद्धों की रचनाओं को बौद्ध गान ओ दूहा नाम से प्रकाशित किया है। बौद्ध गान ओ दूहा नाम से हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की भाषा को पुकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं फ्रेंड्स। देखते हैं इसका विश्लेषण क्या है। तो नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक जो है फ्रेंड्स, सुव्यवस्थित कर्ता गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु का नाम जो है फ्रेंड्स मच्छेंद्रनाथ था, जिन्होंने नाथ संप्रदाय का आदि आचार्य इन्हें कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासों में कुल कितने सर्ग यानी समय या अध्याय है। तो पृथ्वीराज रासों में कुल 69 सर्ग समय या अध्याय है फ्रेंड्स। चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में 69 सर्गों की संख्या है। इसमें कुल 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग हुआ है, इसलिए चंद्रबरदाई को छप्पयों का राजा भी कहा जाता है। छप्पय छंद है फ्रेंड्स। चंदन बाला रास के रचयिता कौन है। चंदन बाला रास के रचयिता जो है फ्रेंड्स आगसु कवि हैं। चंदन बाला रास के रचयिता कवि आगसु ने 1200 ईस्वी के आसपास जालौर राजस्थान में लघु काव्य खंड की रचना की थी। कवि आसगु ने इसमें चंदन बाला के सात्वित्व और करुणा रस का अत्यंत मर्मस्पर्शी चित्रण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, यह पंक्ति किस ग्रंथ की है। मनहु कला ससभान कला 1600 बनिए, यह पंक्ति जो है फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो की है। यह प्रसिद्ध पंक्ति पृथ्वीराज रासो के पद्मावती खंड से लिया गया है। इसमें नायिका पद्मावती सौंदर्य का वर्णन करते हुए उसे चंद्रमा के 16 कलाओं के समान सुंदर बताया गया है। यानी किसको, नायिका जब पद्मावती सौंदर्य करती है यानी श्रृंगार करती है, तो जैसे चंद्रमा में 16 कलाओं से संपन्न है, सुंदर है, उसी तरह से पद्मावती जो है सुंदर लगती है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा और लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, माधव हम परिणाम निराशा। माधव हम परिणाम निराशा, यह प्रसिद्ध पद किस आदिकालीन कवि का है। इसका आंसर फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में देंगे, और यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका आंसर आप कमेंट में यदि नहीं देते हैं तो हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।